अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे शोल्डर डिस्टोशिया और ये हम पढ़ रहे हैं ओप्स की 10 टीचर से, जो कि 21st एडिशन है। और मैं आपको बताती हूँ ये पेज नंबर है 266। एक ही पेज है, बस छोटा सा टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने आपको पेजेस भी दिखा दिए जिन पेजेस पर ये मैंशनड है। तो शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब है कि जब डिलीवरी होती है, हेड की हो जाती है डिलीवरी लेबर के प्रोसेस में, और जो शोल्डर्स हैं वो डिलीवर नहीं हो पाते मेंटरल सिम्फिसिस प्यूबिस से, उधर स्टक रहते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। Shoulder dystocia is defined as a vaginal cephalic delivery that requires additional obstetric maneuvers to deliver the fetus after the head has delivered। कि जब हमारे वेजाइनल सेफ्लिक डिलीवरी हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन है सेफ्लिक डिलीवरी की, तो क्या होता है कि हमें एडिशनल मैनूवर्स करने पड़ते हैं ताकि शोल्डर्स को डिलीवर करा सकें। वैसे कि नॉर्मल लेबर में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए होती। नॉर्मल लेबर में तो शोल्डर्स खुद ही डिलीवर हो जाते हैं, और इसकी वजह से चांसेस भी ज़्यादा होते हैं मदर या फीटस की डेथ के। अब अगले पैराग्राफ हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस, जो कि मैटरनल हैं और फीटल हैं, और इन पे हमारे पास एक SCQ भी आता है कि लिस्ट द मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। ये क्वेश्चन आता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है कि पेरिनियल ट्रॉमा इंक्रीज हो जाता है, जो कि 3rd और 4th डिग्री का टेयर होता है, और पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आता है ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो जाती है, उसके अलावा क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाती है या ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकती है, और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। अब अगला एक जो मैं आपको बॉक्स दिखाया था, ब्लू बॉक्स था, उसमें है ग्रीन या ब्लू बॉक्स है, उसमें है कि शोल्डर डिस्टोशिया के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। उनमें आता है मैक्रोसोमिया के बच्चे का वेट ज़्यादा होना, और पुली कंट्रोल गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो कि माँ को हो सकती है, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो सकती है। मैटरनल ओबेसिटी हो सकती है जिसमें माँ का वज़न ज़्यादा हो। प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया की हिस्ट्री हो कि पहले भी एक बच्चा इसी से पैदा हुआ हो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जिसमें फोर्सेप्स लगते हैं। अब इसके वार्निंग साइंस क्या हैं कि जिनसे पता चलता है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो रहा है। उनमें फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ हेड है फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ हेड, कि जब हमारे पास हेड डिलीवर हो जाता है तो रेस्टिट्यूशन होती है, 1/8 सर्कल मूवमेंट होती है फीटस के हेड की टूवर्ड्स मैटरनल मिड थाई, वो नहीं होती। या रिट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड अगेंस्ट द पेरिनियम, जैसा कि आपने देखा होगा कि टर्टल होता है अपने शेल से बाहर सर निकालता है, फिर दोबारा अंदर जाता है, तो बाहर निकलता है सर लेकिन फिर से अंदर चला जाता है मैटरनल पेल्विस के। ये रिस्क फैक्टर्स, ये वार्निंग साइन इसके, जिससे पता चलता है कि शोल्डर डिस्टोशिया है। और इसकी प्रिवेंशन हम ऐसे कर सकते हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं पहले से ही, या फिर ऑप्टिमम कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग डायबिटीज़ का, इंसुलिन डिपेंडेंट हो या गैस्ट्रेशनल। और हम लोग मैटरनल ओबेसिटी को रिडक्शन इस चीज़ का, क्योंकि हम मदर को बता सकते हैं, जैसे काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अपना डाइट चेंज करें, क्योंकि जो हमारे पास बुकिंग विजिट्स होते हैं मदर के, तो हम उधर उसको काउंसिल कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। या केयरफुल प्लान बना सकते हैं डिलीवरी का जिन मदर में सस्पेक्टेड हो के शोल्डर डिस्टोशिया है फीटस को। फिर इसकी मैनेजमेंट आती है अगले पैराग्राफ में। उस चीज़ में ये है कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं कि कॉल फॉर सीनियर हेल्प, जो सबसे पहले मैनेजमेंट का स्टेप है, उसमें आपके पास नियोनेटोलॉजी होगा, सीनियर मिडवाइफ और ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट, ये सब होंगे। फिर क्या करेंगे कि लेवल ऑफ डिलीवरी बेड को ड्रॉप करेंगे, फ्लैट सरफेस कर देंगे, वुमेन को लिटा देंगे। एक पोजीशन बनवाएंगे जिसको हम कहते हैं मैक्रोबर्स पोजीशन, जिसमें मदर्स की लेग्स जो हैं उनको हम लोग फ्लेक्स कराते हैं, एबडक्ट कराते हैं हिप जॉइंट्स के लेवल पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि लंबोसेक्रल स्पाइन फ्लैट हो जाती है, फैसिलिटेट करती है डिलीवरी को। फिर उसके बाद सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर फीटल शोल्डर। और फिर उसके बाद हम एपिसियोटमी को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें कट लगाना है और पेरिनियम वाली एरिया से डिलीवर कराना है, तो एपिसियोटमी को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिलीवर करेंगे पोस्टीरियर आर्म को, शोल्डर को, या इंटरनल रोटेशन जो है मैनूवर्स, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब फिर आगे मैनूवर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या होगा कि फाइनली हमारे पास जब डिलीवरी हो जाएगी वो मैनूवर्स करके जो कि रिक्वायर्ड होंगे, तो हम स्टाफ को डिब्रीफ करेंगे, पेशेंट को करेंगे और उसके पार्टनर को करेंगे जो कि अटेंडेंट्स के साथ होगा, और कम्प्रिहेंसिव नोट्स लिखेंगे कि हमने क्या मेथड यूज़ किए, क्या क्या
चीज़ें रिक्वायर्ड थी और कौन कौन प्रेजेंट था इस टाइम पे, तो हम वो सारे नोट्स लिखेंगे और रिस्क रिपोर्ट लिखेंगे और रिस्क कमेटी रिव्यू। ये हमारे पास मैनेजमेंट का प्लान है। तो ये जो हमारे पास शोल्डर डिस्टॉर्शन का टॉपिक है, इसमें जो कि मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं शोल्डर डिस्टॉर्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू आता है। उसके अलावा आपके पास रिस्क फैक्टर्स भी आ सकते हैं। बाकी इसकी मैनेजमेंट का प्लान भी पूछा जा सकता है। मतलब सारा टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है कि भाई ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और जो मैटरनल फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फिर यही है कि आपके पास डायग्राम एक बनी हुई है, 14.8 फिगर है, उसमें यही है कि शोल्डर डिस्टोर्शिया आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड शोल्डर डिस्टोर्शिया अकर्स ड्यू टू द शोल्डर्स बीइंग अनेबल टू पास अंडर द मैटरनल सिम्फिसिस प्यूबिस। उधर से पास नहीं हो सकता क्योंकि आपका हेड डिलीवर हो गया, अब बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को डिलीवर होना है जो कि शोल्डर्स की वजह से नहीं हो रहा, तो फिर हम इस टर्म को कहते हैं शोल्डर डिस्टोर्शिया।